थी। केदारनाथ उपचुनाव के लिए भाजपा ने प्रत्याशी का किया ऐलान। पूर्व विधायक आशा नौटियाल होंगी भाजपा की प्रत्याशी। 2002 और 2007 में केदारनाथ की विधायक रही आशा नौटियाल। राज्य स्थापना दिवस होगा खास। 9 नवंबर को 9 महिला कमांडरों के हाथ रहेगी परेड की टोलियों की कमान। मुख्य परेड देहरादून पुलिस लाइन में होगी आयोजित। त्योहारी सीजन को लेकर दून पुलिस की तैयारी पूरी। धनतेरस के दिन ठेली रेहड़ी और मालवाहक वाहनों पर रहेगी रोक। ट्रैफिक प्लान होगा जारी। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में श्रद्धालुओं की संख्या 15 लाख पार। दोनों धामों के कपाट बंद होने में सप्ताह भर का समय शेष। राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण ने चुनाव कार्यक्रम घोषित किया है। 21-22 नवंबर को होंगे सहकारी समितियों के चुनाव। पहली बार महिलाओं के लिए 33% आरक्षण। और दीपावली पर राजाजी टाइगर रिजर्व में अलर्ट। वनकर्मियों की छुट्टियां निरस्त। 24 घंटे हो रही राजाजी टाइगर रिजर्व की गश्त। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड की केदारनाथ विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए भाजपा कांग्रेस ने अपने अपने प्रत्याशियों का नाम घोषित कर दिया है। इसके तहत कांग्रेस ने जहां पूर्व विधायक मनोज रावत पर दांव खेला है, तो वहीं भाजपा ने महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष आशा नौटियाल को प्रत्याशी बनाया है। मनोज और आशा दोनों ने ही नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। भाजपा कांग्रेस ने केदारनाथ उपचुनाव में नया प्रयोग न करते हुए अपने पुराने प्रत्याशी पर ही दांव चला है। साथ ही दोनों ही दल जीत के जो अपने दावे हैं वो लगातार कर रहे हैं। आपको बता दें कि आशा नौटियाल 2 बार केदारनाथ की विधायक रह चुकी हैं। केदारनाथ विधानसभा सीट पर 20 नवंबर को होने वाले मतदान के लिए भाजपा कांग्रेस ने अपने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। इस चुनावी दंगल को जीतने के लिए दोनों ही दलों ने कोई नया प्रयोग नहीं किया है। भाजपा कांग्रेस ने वोकल फॉर लोकल की थीम पर ही अपने पुराने चेहरे ही दांव चला है। कांग्रेस ने जहां पूर्व विधायक मनोज रावत पर दांव खेला है, तो वहीं भाजपा ने महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष आशा नौटियाल को प्रत्याशी बनाया है। मनोज और आशा दोनों ने ही नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। आपको बता दें कि आशा नौटियाल 2 बार केदारनाथ की विधायक रह चुकी हैं, जबकि मनोज रावत 2017 में प्रचंड मोदी लहर के बाद भी केदारनाथ से जीतने में कामयाब हुए थे। यहाँ का चुनाव आया है और यहाँ की जो विधायक स्वर्गीय दिवंगत छैला रानी जी के देहांत के बाद इस चुनाव में हम सबको आना पड़ा है और इस क्षेत्र के लिए काफ़ी उन्होंने काम किया, काफ़ी क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए काम किया। हमारे प्रधानमंत्री जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद 2014 से अभी तक लगातार बाबा का ये प्रांगण भव्य केदार और दिव्य केदार के रूप में डेवलप हुआ है। पूरी दुनिया में एक नए स्वरूप में उसको जो आस्था श्रद्धा का केंद्र है, आने वाले लोगों की संख्या बढ़ी है। अनवरत रूप से यहाँ का विकास शुरू हुआ है और हम सब लोगों ने भी उसी को अपना ध्येय मानकर प्राथमिकता के आधार पर यहाँ के विकास का संकल्प लिया है। 2013 की आपदा के समय को भी लोगों ने देखा और इस बार भी आपदा थी। त्वरित रूप से इस प्रकार से काम हुआ है जो अनवरत रूप से विकास पूरे श्री केदारनाथ विधानसभा का चल रहा है। आशा नौटियाल जो बनी हुई है आज प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी की, देवस्थानम बोर्ड गठित हुआ, पंडा पुरोहितों का हकूक मारा गया। कभी खड़े देखा आपने आशा नौटियाल को केदारनाथ के पंडा पुरोहित और तीर्थ पुरोहित समाज के साथ? सोना चोरी हो गया 228 किलो, कभी देखा आपने मुंह खोलते हुए? महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष एक बहुत ही महत्वपूर्ण और कद्दावर पद होता है, बहुत वजनदार पद होता है। आप चाहती तो आप मुखरता से अपने क्षेत्र के वासियों की जो है दिक्कत परेशानियों को उठा सकती थी, अपने पार्टी के पटल पर उठा सकती थी, लेकिन प्लेटफॉर्म पर भी कोई बात आपने नहीं रखी। और ऐसे में मुझे लगता है एक पढ़ा लिखा विधायक मिलने जा रहा है केदारनाथ की जनता को, वो क्यों जो है कठपुतलियों को चुनेंगे? देखिए, ये राष्ट्रीय दल हैं और आपने देखा होगा ये बड़े चालबाज लोग हैं। अभी तक एक राष्ट्रीय दल और इतनी बड़ी पार्टियां होने के बावजूद भी इन्होंने अपने जो उम्मीदवार हैं मैदान में नहीं उतार पा रहे थे। ये क्या चाल देख रहे थे, अगले की चाल देखकर ये चाल चलते हैं, तो ये लोग चालबाज हैं। वहीं दूसरी तरफ हमारे उत्तराखंड क्रांति दल हमेशा निष्पक्ष रहा है,
जनता की सेवा करता आया है, जनता के बीच में रहा है। तो इस बार हमने अपना वहाँ पर जो उम्मीदवार डॉक्टर आशुतोष भंडारी जी, वहाँ पर हमने उनको नामांकन दिया है, टिकट दिया है और उनका आज नॉमिनेशन भी चल रहा है। और आप अगर देख पा रहे होंगे, आप लाइव देखो, वहाँ पर आज उत्तराखंड क्रांति दल का बहुत बड़ा जो वहाँ पर आज जन समूह वहाँ पर उनके नामांकन में पहुँचा है। आपको बता दें कि इसी साल 9 जुलाई को केदारनाथ से भाजपा विधायक शैला रानी रावत के निधन के कारण केदारनाथ विधानसभा सीट खाली हुई थी। वहीं चुनावी तारीखों के ऐलान के साथ ही भाजपा कांग्रेस में खुलकर नाराजगी और गुटबाजी भी देखने को मिल रही है। हालांकि भाजपा कांग्रेस इस गुटबाजी से इनकार करते हुए भारी बहुमत से जीत के दावे कर रहे हैं। बता दें कि आशा नौटियाल 2 बार केदारनाथ की विधायक रह चुकी हैं, जबकि मनोज रावत 1 बार विधायक रह चुके हैं। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव कांग्रेस पार्टी भारी बहुमत से जीतने जा रही है और उसका सीधा सीधा कारण यह है कि पिछले 7 सालों से कांग्रेस पार्टी ने केदारनाथ की जनता की आवाज़ लगातार उठाई है, वहाँ के व्यापारियों के दुख दर्द को लगातार उठाने का काम किया और सरकार ने लगातार जो है केदारनाथ विधानसभा की उपेक्षा की है। पूरा विकास वहाँ पर ठप हो गया। आप घोड़े खच्चर यूनियन वालों से पूछिए, डंडी कंठी वालों से पूछिए, आप होटल व्यवसाय से पूछिए, आप रिजॉर्ट वालों से पूछिए, आप होम स्टे वालों से पूछिए, सबके सब जो है परेशान है, अपनी बैंकों की किस्त नहीं दे पा रहे हैं। तो इसका खामियाजा तो भाजपा को भुगतना पड़ेगा। और लगातार जो जनता की सेवा कांग्रेस पार्टी ने की है, निश्चित तौर पर जनता कांग्रेस पार्टी को जिताने का मन बना चुकी है। देखिए, कांग्रेस अपनी चिंता करे, क्योंकि इन्हें अपनी गांठें खोलना नहीं आता और मश्करी करने के अलावा इन्हें कुछ बोलना नहीं आता। जो ये इस समय मश्करी कर रहे हैं, इस तरीके की बातें कर कर अपने भीतर घात को शांत करने का प्रयास करे। एक हारे हुए कैंडिडेट को उन्होंने फिर चुनाव में उतारा है, उसका परिणाम उनके सामने रहेगा ही रहेगा। देवतुल्य जनता पूरी तरीके से हमारे साथ है और हमारे भीतर घात होगा नहीं होगा, पूरी तरीके से हमारी पार्टी में सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ अच्छा है, किसी प्रकार की नाराजगी नहीं है। कुछ निकल कर सामने नहीं आया, कुछ इस तरह का भी निकल कर सामने नहीं आया है कि इनकी पार्टी की तरह की AICC में लिस्ट जाती है, उसको सिरे से नकार दिया जाता है। इनके पर्यवेक्षक वहां जाके डायरेक्ट नाम दे आते हैं। भारतीय जनता पार्टी का आज जिस तरह से कल रात को प्रत्याशी घोषित हुआ और भारतीय जनता पार्टी ने आशा नौटियाल जी पर विश्वास करते हुए 2 बार पूर्व में विधायक रह चुकी है, महिला मोर्चा की हमारी प्रदेश की अध्यक्षा, उस पर अपना विश्वास जताते हुए पार्टी ने उसको मैदान में उतारा। और मुझे लग रहा है जिस तरह से कार्यकर्ता धरातल में काम कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, इसके निमित्त हम चुनाव को जीतेंगे। और इस बात को मैं विकास के आधार पर कह रहा हूँ। कुल मिलाकर केदारनाथ उपचुनाव के लिए समय बेहद कम है। वहीं भाजपा कांग्रेस ने अपने पुराने चेहरों पर ही दांव चला है। दोनों ही दलों के लिए केदारनाथ का चुनाव जीतना बेहद महत्वपूर्ण है और इसके नतीजों की चर्चा राष्ट्रीय स्तर पर होने जा रही है। ऐसे में देखना होगा कि केदारनाथ का चुनावी दंगल कौन जीतने जा रहा है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। अब रुक करते हैं अगली खबर का। खबर विकासनगर से है, जहां स्वामी विवेकानंद के जन्मोत्सव के मौके पर 2 दिवसीय युवा महोत्सव का शुभारंभ किया गया। इस कार्यक्रम में विभागीय अधिकारियों सहित क्षेत्रीय विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की है। खासतौर से अपनी लोक संस्कृति के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से आयोजित इस कार्यक्रम में विभिन्न स्कूलों से आए प्रतिभागी छात्र छात्राओं ने पारंपरिक परिधानों में अपनी अपनी प्रस्तुतियां देकर दर्शकों को मंत्र मुग्ध कर दिया। विकासखंड स्तरीय इस आयोजन में प्रतिभागी छात्र छात्राओं ने कहा कि इस तरह के आयोजन से लोक संस्कृति से जुड़ने का मौका मिलता है, साथ ही अपनी लोक संस्कृति और परंपरा को भी जानने का मौका मिलता है। वहीं कार्यक्रम की संयोजक और विभाग की सेक्टर इंचार्ज रीना दयाल ने बताया कि विवेकानंद जयंती के मौके पर देश भर में विकासखंड स्तरीय, जिला स्तरीय, प्रदेश स्तरीय और राष्ट्रीय स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन किया जाता है, जिसमें लोक संस्कृति को बढ़ावा देने के मकसद से युवा महोत्सव के रूप में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। ये जो कार्यक्रम है ये हमारी संस्कृति
को संस्कृति के तरफ लोगों को जागरूक करने के लिए किया जाता है। बच्चे जो आज के सभी शहरों में मानते हैं कि हमारी संस्कृति हमारी पहचान है, हमारी संस्कृति हमारी पहचान। तो ये कार्यक्रम हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए और लोगों को संस्कृति के प्रति जागरूक करने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। हम रेनबो चिल्ड्रंस एकेडमी से आए हैं और ये कार्यक्रम जो हमारे जौनसार की जो संस्कृति है उसे दिखाने के लिए कराया गया है। और अगर इसी तरह कार्यक्रम होते रहेंगे तो हमारे जो बच्चे हो कुछ सीख पाएंगे, मतलब अपने जौनसार के बारे में कुछ समझ पाएंगे कि उनकी संस्कृति क्या है, वरना लोग भूलते जा रहे हैं अपनी संस्कृति को। तो इस तरह जो बच्चे हैं वो सीखेंगे कि हमारी संस्कृति ऐसी भी है जौनसार में। विकासखंड लेवल का युवा महोत्सव है और इसमें समस्त विकासखंड की टीम है, जिसमें छात्र छात्राएं भी है, सांस्कृतिक दल भी है, महिला मंगल, युवक मंगल दल सभी हैं जो युवा महोत्सव विकासखंड स्तरीय युवा महोत्सव में प्रतिभाग करेंगे। क्या उद्देश्य इस कार्यक्रम? इस कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं में स्वामी विवेकानंद की जयंती 12 जनवरी के उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है और इसका उद्देश्य है स्वामी विवेकानंद के आदर्श और दर्शन को हर युवा तक पहुंचाना और युवाओं को एक मंच उपलब्ध कराना जिससे उनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो सके। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर कालाढूंगी से, जहां कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत ने कालाढूंगी स्थित ब्रिटिश काल में बनाई गई उत्तर भारत की सबसे पहली आयरन फाउंड्री का निरीक्षण किया। सन 1858 में डेविड कंपनी ने कालाढूंगी, कोटाबाग, खुरपाताल और मुक्तेश्वर में एक आयरन फाउंड्री की स्थापना की और चारों जगह का नाम रुड़की रखा। इन आयरन फाउंड्री में पहाड़ों पर पाए जाने वाले काले पत्थर को निकाल कर गलाया जाता था और कच्चे लोहे का निर्माण किया जाता था। कालाढूंगी क्षेत्र में काला पत्थर ज्यादा पाया जाता था, जिस कारण कालाढूंगी में उत्तर भारत की सबसे बड़ी आयरन फाउंड्री का निर्माण किया गया था। उत्तराखंड सरकार के मुख्यमंत्री द्वारा भी इस आयरन फाउंड्री के संरक्षण व पर्यटन क्षेत्र से जोड़ने के बारे में कहा गया था, जिसके चलते आज कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत ने आयरन फाउंड्री का निरीक्षण किया और पर्यटन क्षेत्र से जोड़ने की सरकार की मंशा बताई। एक्चुअली ये आयरन फाउंड्री है और नॉर्थ इंडिया की पहली आयरन फाउंड्री है जो कि यहाँ पे चलती थी। कुछ पोर्शंस इसके खुरपाताल में थे, देचूरी में भी था, रामगढ़ में भी बताया जाता है और इसकी हेरिटेज वैल्यू बहुत ज़्यादा है। अभी वर्तमान में माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा भी इसके स्थल विकास को लेके हुई है, जिसमें कुछ हल्का फुल्का रास्ता बनाया गया है, कुछ टाइल्स लगाई गई हैं और इसकी अप्रोच नैनीताल रोड से 900 मीटर के आसपास है। उसको तो हम ट्रेल को नेचुरल ही रखेंगे। वहाँ पे कुछ अच्छे साइनेजेस, मौके पे एक रेस्टोरेंट भी बन रहा है और एक तरीके से एक एजुकेशनल टूर यहाँ पे हो जाएगा। बच्चे आना चाहेंगे और लोग आना चाहेंगे और यहाँ पे कॉर्बेट सफारी जोन भी बन रहा है, उसमें सम्मिलित करते हुए इसको रखा जाएगा। तो एक अच्छा इको टूरिज्म का प्रोजेक्ट होगा जो स्थानीय लेवल पे रोजगार भी देगा। इसके यूजर चार्जेस फॉरेस्ट को मिलेंगे जिसका वो पुनः निवेश करके इसको और अच्छा बना सके। अगली खबर बागेश्वर से, जहां विधानसभा कपकोट के अंतर्गत गापानी के ग्रामीणों ने विधायक कपकोट सुरेश गढ़िया को गापानी तक सड़क मार्ग निर्माण करने हेतु ज्ञापन दिया है। मीडिया से संवाद करते हुए गापानी के ग्रामीणों का कहना है कि गापानी गांव रोजगार देने वाला गांव है। सड़क सुविधा न होने के कारण ग्रामीणों को मूलभूत आवश्यकताओं के लिए भटकना पड़ता है। कपकोट के अधिकांश गाँव समृद्ध है, लेकिन सड़क मार्ग से नहीं जुड़ पाने के कारण गांव से पलायन बढ़ा है। गपानी के ग्रामीण पिछले 3 साल से कपकोट विधायक सुरेश गढ़िया के चक्कर काट रहे हैं। देखना होगा कपकोट विधायक सुरेश गढ़िया अपने बचे कार्यकाल में गपानी तक सड़क पहुंचा पाते हैं या नहीं। सर, मैं चंद्रगिरी ग्राम गापानी से, हमारे गांव के बहुत सारे लोग यहाँ शिष्टमंडल लेकर के कपकोट विधायक जी के ऑफिस में आए हैं। हमारे यहाँ सड़क की सुविधा न होने के कारण जो है वो धीरे धीरे पलायन की ओर बढ़ रहे हैं। अगर हमारे गांव में सड़क की सुविधा हो जाए तो हम ग्राम गापानी वाले जो हैं रोजगार नहीं मांगेंगे, हम रोजगार दे सकते हैं, ये हमारी गारंटी है। क्योंकि वहाँ पर सब्जी का उत्पादन है, फलों का उत्पादन है और पर्यटन है, पशुपालन विभाग है। ये हमारे यहाँ जो है काफ़ी सारी सुविधाएँ हैं। पर क्या करते हैं, अगर कोई सब्जी भी अगर ले जाते हैं, एक टोकरी में सब्जी भी ले जाते हैं, तो एक टोकरी ले जाने के बदले में जो है हमको 2 टोकरी 3 टोकरी का जो है भाड़ा देना पड़ता है। तो उसको ले जा करके क्या फ़ायदा है। हम विधायक जी को मिलने के लिए यहाँ आए थे। हमें इतने साल हो गए, 3 साल उनके कार्यकाल में हमारे गांव में कुछ नहीं हुआ। हमारे छोटे बच्चे हैं, हम गांव छोड़ के जा रहे हैं। अरे बूढ़े घर हैं, वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। उनकी इलाज करने के लिए हमको डोली ले जानी पड़ती है और कितने आदमी हैं बाहर, घर कोई नहीं आ पा रहे हैं हमारे घर में। हम इसी से परेशान हैं। हम अपने गांव तो अब छोड़ रहे हैं, पूरा गांव छूट गया। बुढ़े जो भी हैं
बुढ़िया बुढ़ी है, मतलब बुढ़े हैं, अब और कोई नहीं है वहाँ। तो खबरों में वक्त एक और ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर रुड़की से, जहां हरिओम सरस्वती पीजी कॉलेज धनौरी के छात्र छात्राओं ने श्री देव सुमन यूनिवर्सिटी और कॉलेज पर बच्चों का भविष्य खराब करने के समेत कई गंभीर आरोप लगाए हैं। कॉलेज गेट पर प्रदर्शन कर रहे छात्र छात्राओं ने मांगे पूरी न होने पर भूख हड़ताल पर बैठने की भी चेतावनी दी है। रुड़की के पिरान कलियर थाना क्षेत्र के धनौरी चौकी के पास हरिओम सरस्वती पीजी कॉलेज है। आज कॉलेज में बीए, बीएससी व बीकॉम के विद्यार्थियों ने इकट्ठे होकर कॉलेज गेट पर कॉलेज और प्रशासन और विश्वविद्यालय के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान विद्यार्थियों ने कॉलेज प्रबंधन और विश्वविद्यालय मुर्दाबाद के नारे लगाकर हंगामा किया। प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने बताया कि कॉलेज के करीब 250 से 300 बच्चों को जानबूझकर फेल कर दिया गया है। आरोप है कि कॉलेज प्रबंधन की ओर से कुछ छात्र छात्राओं के अभी तक एडमिशन फॉर्म तक जमा नहीं किए गए हैं, जिसके कारण उनके क्रेडिट पॉइंट पूरे नहीं हो पाए और कॉलेज प्रबंधन बार बार झूठा आश्वासन दे रहा है, जबकि फॉर्म एग्जाम डेट सीट की सोमवार को लास्ट डेट रही है। छात्र छात्राएं कॉलेज प्रबंधन से मिले तो कॉलेज प्रबंधन ने उनको बैक एग्जाम देने पर अतिरिक्त शुल्क भरने की धमकी दी है। जो फर्स्ट सेमेस्टर के जो एग्जाम कराए थे, जो समर्थ का जो पहला बैच है हमारा, उसमें हमारे यहाँ प्रथम सेमेस्टर के कुछ बच्चों के, जैसे बीए में अंग्रेजी विषय में 100% बच्चों को फेल दिखाया गया है और वोकेशनल में एब्सेंट दिखाया गया है, जबकि हमारे यहाँ वोकेशनल में 100% बच्चे उपस्थित थे और उसकी उपस्थिति विश्वविद्यालय को यथासमय और जो कॉपियां थी वो भेज दी गई थी। इसके पश्चात हमने विश्वविद्यालय को कई बार ये रिमाइंड अपना जो इसके निस्तारण के लिए पत्र भी लिखा, त्रुटि सुधार के लिए। मेनली हमारी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि हमारा रिजल्ट सही नहीं दे रहे। वो फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट अब तक हमारा सही इशू नहीं किया गया। उसमें किसी बच्चे की 5 बैग, किसी की 4 बैग, और उनमें से कुछ बच्चे ऐसे जिनके क्रेडिट पॉइंट पूरे नहीं हो रहे। उनमें से ये बच्चा जिसके 2 साल पूरे खराब हो गए, फिर वजह क्या है? इसके क्रेडिट पॉइंट पूरे नहीं हो रहे। अब ये बताओ, इसका जिम्मेदार हम हैं या इसके वालिदैन है, इसके माँ बाप है या कॉलेज है? आज हम तो ग्रामीण इलाके से आ रहे हैं, हम कौन, हमारे पास इतना पैसा नहीं है जो हम बार बार देते रहो। अब हम अपने मुख्य एग्जाम की तैयारी करें, हम बैक की तैयारी करें। इन्होंने तो आज लास्ट डेट ही कह दिया कि आपको फॉर्म जब ही भरा जाएगा जब आप बैक भरोगे। बैक को बिल्कुल नेसेसरी कर दिया। हमारे साथ फर्स्ट सेम में ऐसा हुआ कि हमने पेपर दिए सबने और सब बच्चों की एब्सेंट यहाँ से भेजी गई। यूनिवर्सिटी पे हम जाते हैं तो यूनिवर्सिटी बोलती है कि तुम्हारे कॉलेज की गलती है, ठीक है, और कॉलेज से बोलते हैं तो कॉलेज वाले बोलते हैं कि तुम करो, हम अपने स्तर से काम कर रहे हैं, हमें कोई आश्वासन नहीं मिल रहा कॉलेज की ओर से, ना कुछ मिल रहा, ठीक है। दूसरी चीज ये कि कॉलेज में हम 1 साल से ये चीज बोलते आ रहे, कॉलेज वाले हमें बोल रहे हैं कि हम तुम्हारा रिजल्ट सही होके आ जाएगा, अपडेट होके आएगा, अपडेट होके आएगा। अभी तक अपडेट नहीं हुआ। आज यूनिवर्सिटी की लास्ट डेट है फॉर्म भरने की, 3rd सेम की। इन लोगों ने बोला कि तुम अब जाओ और बैक फॉर्म भरो। हम बैक फॉर्म कैसे भरते हैं? हमारा रिजल्ट ही पूरा गलत बनाया है। जब हमने पेपर दिया हमारी एब्सेंट जा रखी है यहाँ से। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर कोटद्वार से है, जहां जनपद पौड़ी पुलिस ने 189 करोड़ का गबन और 92 करोड़ की धोखाधड़ी करने वाली द लोनी अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट प्राइवेट सोसाइटी का भंडाफोड़ करते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 2 महिलाएं भी शामिल है। पुलिस की जांच के दौरान द लोनी अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट सोसाइटी की 6 राज्यों में भी काम कर रही है, जबकि उत्तराखंड में उसकी 35 शाखाएं हैं, जिसने सैकड़ों लोगों को चूना लगाया है और जिसका मास्टरमाइंड समीर अग्रवाल है, जो दुबई में बैठकर इसको संचालित करवा रहा है। पौड़ी पुलिस के द्वारा 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये 5 लोग एक LUCC जो कि लोनी अर्बन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम से काम कर रहे थे और ये लोगों को प्रलोभन देते हुए इन्वेस्टमेंट के नाम पर लोगों से पैसे लेते थे, जिसमें ये लोग इन्वेस्टमेंट के नाम पर फॉरेन में इन्वेस्टमेंट करवाने के लिए ऑयल फील्ड्स में, रिफाइनरीज में या गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करवाने के नाम पर लोगों से पैसा लेते थे, जिसका अभी तक हम लोगों ने जो ट्रांजैक्शन देखा है 92 करोड़ का, उसमें अभी तक जो मैच्योरिटी इनकी पेंडिंग है, देनदारी है पब्लिक के लिए, और लगभग 190 करोड़ की इनकी ट्रांजैक्शन हुई है अकाउंट्स में। और इन 5 लोगों को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। ये 5 लोग जो है उत्तराखंड में ऑपरेट कर रहे थे और आज इनको हम लोग माननीय न्यायालय में पेश करके भेज रहे हैं जुडिशियल रिमांड के लिए। और आगे भी हम लोग इसकी इन्वेस्टिगेशन करते हुए जो भी इसमें फैक्ट्स आएंगे उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे।
अगली खबर का रुख करेंगे खबर अक्सर से है, जहां कोतवाली के एसआई हरीश गैरोला सिपाही सिरियाज अली पंचम प्रकाश को साथ लेकर बीती रात चेकिंग कर रहे थे। इस दौरान लक्सर हरिद्वार हाईवे के नगला खिताब जैतपुर मोड़ के पास उन्हें एक युवक पैदल जाता हुआ दिखाई दिया। संदिग्ध लगने पर पुलिस ने उसे रुकने को कहा तो वह भागने लगा। इस पर पुलिसकर्मियों ने उसे पकड़ लिया। तलाशी लेने पर उसके पास ट्रामाडोल नामक दवा के 2 मिलीलीटर वाले 200 इंजेक्शन मिले। वाली पुलिस द्वारा ट्रामाडोल के 200 इंजेक्शन जो क्वांटिटी में 400 ml के करीब है, उसको आज रिकवर किया गया है। और नशे के विरुद्ध माननीय मुख्यमंत्री जी का जो अभियान है उसको आगे बढ़ाते हुए हरिद्वार पुलिस ने जो नशे के जो इस प्रकार जो तस्करी करते हैं उनके खिलाफ एक अच्छी कार्रवाई की है। अभी एक अभियुक्त पकड़ा गया है और अन्य जो अभियुक्त हैं जो इसके साथ सम्मिलित रहे हैं या इस चेन का हिस्सा रहे हैं उनके खिलाफ भी हम लोग इसमें सख्त कार्रवाई करेंगे। NDPS एक्ट की जो धाराएं हैं उसके अधीन इसमें मुकदमा कायम करके अभियुक्त को अभी न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जाएगा। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कोटद्वार में कृषि विभाग के ऑफिस में एक महिला द्वारा 2 दिन पहले एक RTI कार्यकर्ता की चप्पल से की गई पिटाई के मामले की चर्चा पूरे प्रदेश में हो रही। उधर दूसरी ओर कृषि विभाग के मुर्गे बाड़े के एक टेंडर की गोपनीय जानकारी RTI कार्यकर्ता तक पहुंचाने के मामले में कृषि विभाग के अधिकारी भी हैरान हैं। कृषि अधिकारी से जब इस मामले में सवाल पूछा गया तो उन्होंने साफ किया कि विभाग के किसी भी कर्मचारी द्वारा ही टेंडर की गोपनीयता भंग की गई है। उधर दूसरी ओर पुलिस क्षेत्र अधिकारी ने बताया कि कृषि ऑफिस में हुई इस घटना की जांच की जा रही जिले में 5 तारीख को मुर्गीवाड़ा हेतु एक टेंडर हुआ था, तो उसमें ये प्रावधान था कि नमसा में कोई अगर मुर्गीवाड़ा लेना चाहे, SCP में लेना चाहे तो उसमें कृषक अंश था और 50% कृषक अंश था, 50% भुगतान करना था। तो इस संबंध में हमने टेंडर किया था, जबकि पैसा नहीं था। ये पहले प्रक्रिया की कर ली गई थी, उस पर हमने कोई बॉन्ड नहीं लिखा था, ना उसका कोई आदेश हुआ था। हमने कहा पैसा आएगा तब हम आदेश कर देंगे। ये चीज़ जो है ना, हमारे कुछ विभाग के लोगों ने इस बात को आउट कर दिया, गोपनीयता भंग कर दी गई। इस चक्कर में जो है श्री ध्यानी द्वारा 21 तारीख में RTI मांगा गया, जबकि श्री ध्यानी जी 18 तारीख को मेरे साथ आयोग में गए थे। 19 और 20 में दोनों 19 और 20 में किसी विभाग के आदमी ने गोपनीयता करके 21 तारीख में RTI लगवा दी गई। इसमें हमारे संज्ञान में एक मामला आया था जिसमें कोई RTI कार्यकर्ता हैं, वो जो कृषि विभाग है उनके ऑफिस में गए थे। तो वहाँ पर कुछ महिलाएं भी जो कृषि विभाग से संबंधित है, जो उसके लिए कुछ जानकारी करने के लिए वहाँ पर ऑफिस में जा रखी थी। तो दोनों पक्ष ने आपस में एक दूसरे के खिलाफ तहरीर दी है। तो जो RTI एक्टिविस्ट है, RTI जो कार्यकर्ता है, उन्होंने बोला है कि जो महिला हैं, महिलाओं ने उनके साथ बदतमीजी की है। और महिलाओं का ये कहना है कि जो RTI एक्टिविस्ट हैं उन्होंने उनके साथ छेड़छाड़ की है। तो इसमें तहरीर थाने में आ गई और जांच तलब कर रहे हैं। देखा जा रहा है कि मामले की सत्यता क्या है। तो फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए K News India।